छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम दर्शकों के सभी सवाल लेने की कोशिश करते हैं। अविनाश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके सवालों के उत्तर देने के लिए। फटाफट से सवाल आप भेजना शुरू कर दीजिए। काफ़ी सवाल हमें ऑलरेडी मिल भी चुके हैं। सोमवीर भोरिया जी का सवाल है, गुड मॉर्निंग सर, पीपीएल फार्मा, पिरामल फार्मा सर 260 रुपये पर 100 शेयर लिए हुए हैं, क्या करें सर? सर मैं अविनाश सर, कल ही मैं इस काउंटर पर थोड़ा सा डिटेल में हमने बात की थी। इसमें Q3 के रिजल्ट्स तो थोड़े वीक रह सकते हैं, लेकिन Q4 अच्छा रहेगा और उसके बाद नेक्स्ट फिजिकल ईयर और उसके अगला FY27 भी अच्छा रहने की उम्मीद है। सर आपके क्या अनुमान है, क्या लगता है आपको इस काउंटर पर? नहीं, मेरे ख्याल से जैसे आपने कहा कि देखिए लॉन्गर टर्म में कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। इनका सीडीएमओ बिजनेस भी काफी अच्छा कर रहा है और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा स्टॉक अंडर परफॉर्म करे, क्योंकि Q3 के नंबर्स में इतना कोई उछाल ना आए। बट अगर पूरे एक साल की बात करें तो 12 से 15 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई अच्छी गिरावट आपको मिलती है तो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में पिरामल फार्मा डेफिनेटली अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। काफी समय से कंपनी चैलेंजिंग टाइम से निकल रही है, लेकिन होपफुली FY26 कम से कम FY25 के हिसाब से काफी अच्छा होना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स पॉजिटिव है। जी। राकेश कुमार जी पूछ रहे हैं सर, L&T फाइनेंस, इसमें 167 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा? नहीं, यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर, टू व्हीलर फाइनेंस, ट्रैक्टर फाइनेंस यहाँ पे काम करते हैं। और L&T तो इनका पेरेंट है। मेरे ख्याल से देखिए मार्केट तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं और होपफुली अगर इनकी एसेट क्वालिटी ठीक ठाक रहती है तो अगले 1.5 2 साल का आउटलुक तो पॉजिटिव है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको कोई बड़ी बढ़त देखने को ना मिले, लेकिन अगर इकोनॉमी में कोई डाउनटर्न आता है, जैसे अभी हमने देखा कि जीडीपी के आंकड़े थोड़े से कमजोर हो चुके हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा नियर टर्म में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले। लेकिन हाँ, 1.5 2 साल का अगर कोई व्यू लेके काम कर रहे हैं तो इसमें निवेशित रहिए। ठीक है। एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं सर, अंबर सिंघा जी, ये पूछ रहे हैं ल्यूपिन में फ्रेश एंट्री किन लेवल्स पर बन सकती है सर, कर लें क्या? देखिए, अगर आपका नजरिया कम से कम 1.5 साल का है तो ही करिए, क्योंकि अभी नियर टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। आप अगर इस लेवल से एंटर करना चाहते हो तो कंपनी बहुत अच्छी है। जो भी चैलेंजेस यूएस मार्केट के थे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के थे, वो अभी खत्म हो चुके हैं। नंबर्स भी काफी अच्छे आ गए थे Q2 के, और Q3 में भी हमको लगता है नंबर्स अच्छे आएंगे। ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम से कम 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे अगर आपको निवेश करना है तो उतना टाइम फ्रेम आपको प्लान करना पड़ेगा। जी। कैनरा बैंक सर, इन्होंने 100 रुपीज़ के लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि एवरेज कर लूँ क्या सर? 97 पर तो चल रहा है, 100 रुपये की चीज़ को 97 रुपये पर एवरेज करना ठीक रहेगा क्या? और अगर इनको ऐड करना है या क्वांटिटी बढ़ानी है, तो उस लिहाज से कैनरा बैंक ठीक है क्या सर? नहीं, देखिए बैंकिंग में हमको अभी भी लगता है कि लोगों ने पूरा पेसिमिस्टिक पिक्चर लिया है। अगर आप कैनरा बैंक की बात करें तो देखिए पिछले साल 15,000 करोड़ का प्रॉफिट था। इनका इंश्योरेंस बिजनेस है, इनका एएमसी बिजनेस है, प्लस ये कैनफिन होम्स का की होल्डिंग कंपनी है। तो वैल्यू तो बहुत है, और मुझे लगता है कि देखिए ओवरऑल एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है, लोन बुक अच्छी है, इनका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, फी बेस्ड इनकम भी इनका अच्छा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा इंतजार और थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि अगले साल का अगर आउटलुक में देखूं तो सिर्फ क्रेडिट ग्रोथ कम होने से बैंक में ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आएगा ऐसा लगता नहीं है। बट फिर भी 97 में खोने के लिए बहुत कम है। तो जी। डेफिनेटली यहाँ पे आपको अगर लॉन्गर टर्म पोजीशन लेना है तो आप कर सकते हैं। जी। महिपाल सिंह जी का सवाल है सर, यथार्थ हॉस्पिटल, इसको ले सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? सी हॉस्पिटल्स तो एक बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट है विवेक, और यथार्थ ने तो नंबर्स भी अच्छे दिखाए। ये नोएडा की कंपनी है। मुझे लगता है कि अगर 1.5 साल का नजरिया है तो इसमें जरूर निवेशित रह सकते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक बड़ा QIP भी किया था, एक्सपेंशन के लिए पैसा भी उठाया था, करीबन 550 600 करोड़। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर नजरिया थोड़ा सा आपका मीडियम टर्म है तो इसमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म वेल्थ अच्छी बन सकती है। ठीक है। संतराज यादव जी हैं, बोल रहे हैं कि डेली व्यूअर ऑफ मनी 9, थैंक यू यादव जी। पूछ रहे हैं कि अशोक लेलैंड सर 258 रुपये के लिए हुए हैं, 2 महीने का टाइम फ्रेम है, क्या करना चाहिए? देखिए 2 महीने में तो इमीडिएटली कितना बढ़ेगा कहना मुश्किल है, बट हाँ लॉन्गर टर्म में पैसा बनेगा। ये डिफेंस में, कमर्शियल व्हीकल में काफी बड़े प्लेयर है। कमर्शियल व्हीकल में एक स्लो डाउन हमने देखा है, तो शायद उसी कारण से अशोक लेलैंड में थोड़ी सी बढ़त इन द नियर टर्म थोड़ी सी चैलेंजिंग लगती है। लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर नजरिया आप साल 1.5 साल का है तो इसमें आप निवेशित रह सकते हैं। देखिए इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको अल्फा या अच्छा रिटर्न कमाना है तो टाइम फ्रेम भी आपको उसी हिसाब से लंबा रखना पड़ेगा।
ठीक बात है। सर इनका एक सवाल केसीपी शुगर पर भी था आज कि शुगर कंपनीज में एक खबर आ रखी है कि इथेनॉल के प्राइसेस बढ़ा सकती है। पीछे फूड मिनिस्टर का बयान आया था कि शुगर की जो एमएसपी है उसको बढ़ाने की बात हो रही थी। 31 रुपये अभी रुपये प्रति किलो की एमएसपी रहती है। शुगर इंडस्ट्री तो डिमांड कर रही है कि 39 रुपये से 42 रुपये तक की एमएसपी कर दी जाए। हालांकि उतना एमएसपी हो पाएगी नहीं हो पाएगी उस पर तो सवाल है, लेकिन अगर शुगर की एमएसपी बढ़ती है वहाँ इथेनॉल के प्राइजेस भी बढ़ाए जाते हैं। कैसे देख रहे हैं सर शुगर कंपनीज पर आउटलुक और खासतौर से केसीपी शुगर पर? नहीं, डेफिनेटली अच्छी बात है। देखिए, अगर गवर्नमेंट शुगर की कीमतें बढ़ाता है, एथेनॉल की कीमतें बढ़ाता है, तो ये सारी शुगर कंपनीज को फायदा होगा। लेकिन लेकिन ये सारे सरकारी अनाउंसमेंट होते हैं। अभी अनाउंसमेंट आता है नहीं आता है वो कहना मुश्किल है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर किसी के पास पोजीशन नहीं है तो प्योरली न्यूज बेस्ड इंफॉर्मेशन पे काम करना थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन गवर्नमेंट ने तो दिया नहीं है। और अगर गवर्नमेंट करती है तो ही इसमें अच्छी रेटिंग आएगी। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश बाइंग के लिए आपको इट इज बेटर टू वेट फॉर द अनाउंसमेंट टू कम, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि लोग अनाउंसमेंट के एक्सपेक्टेशन में पोजीशंस तो लेते हैं, और अनाउंसमेंट नहीं आता है तो शेयर में वापस कमजोरी देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट को आने दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको आगे बढ़त नहीं मिलेगी, बट एटलीस्ट एक सर्टेनिटी होती है जब कंफर्म होता है कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करने वाला होता है। जी, हमारी एक रेगुलर व्यूअर हैं शर्मी जोशी जी, बोल रही हैं कि आई एम ए बिग फैन ऑफ दिस शो, थैंक यू वेरी मच मैम। जुपिटर वैगन इन्होंने 650 रुपये के लिए हुए सर। आज 9% चलने के बाद भी 470 रुपये पर आया है। क्या करें सर, एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर? देखिए, अगर इन्होंने 650 रुपये पे लिया है तो बहुत ही ऊपरी लेवल पे लिया है, तो एवरेज जरूर कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का रखिए, क्योंकि देखिए नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर यही गलती करते हैं कि अच्छी कंपनी तो लेते हैं लेकिन ऊपर के भाव में लेते हैं और बहुत लेट लेते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि 1.5-2 साल की विजिबिलिटी है। वैगन बनाते हैं, कमर्शियल व्हीकल की बॉडीज बनाते हैं, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाने वाले हैं। बहुत कुछ कंपनी में हो रहा है। इन्होंने भी काफी पैसा क्यूआईपी से जुटाया है। तो ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए तो काफी अच्छा पोटेंशियल है। और प्लस आने वाले बजट में अगर वैगन को लेके गवर्नमेंट कोई बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली इनको फायदा होगा। लेकिन नजरिया 1.5-2 साल का रखिए, क्योंकि जिस प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है अगर ये एवरेज भी करते हैं तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा देना जरूरी है। जी, एक इनका सवाल सर एचएएल पर भी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहां पर कि इन्होंने 4850 की बाइंग की है। 3800 की रेंज में चल रहा है, 1000 रुपये नीचे है सर। बजट से कुछ उम्मीदें रख सकते हैं? कुछ ब्लिप मिल पाएगा? काउंटर को एवरेज कर लें क्या 5-10 दिन के लिए? देखिए, 10 दिन की तो बात बहुत डिफिकल्ट है विवेक, बट वैल्यू तो डेफिनेटली बनेगी। देखिए, ये कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ही तगड़ी है। प्लस मेरे ख्याल से जो स्पेस में ये काम करते हैं वहां पे गवर्नमेंट भी इनको काफी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा है। और डिफेंस में हमको लगता है कि आने वाले सालों में तो गवर्नमेंट का जो फोकस रहेगा, एग्रेशन रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। तो नजरिया यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप 1000 रुपया माइनस है लेकिन आपका नजरिया 2 साल के ऊपर का है तो ही आप यहाँ पे निवेशित होइए। जी, एक दर्शक हैं सर, पूछ रहे हैं डैम कैपिटल पर आपका व्यू सर, यह आज 3.5% ऊपर है। नहीं, देखिए कंपनी तो अच्छी है और अभी हाल ही में पब्लिक इशू इन्होंने किया था। मेरे ख्याल से देखिए ये कंपनी के भी तीसरे तिमाही के नंबर हमको लगता है काफी अच्छे आएंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करती है, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग में है, दोनों सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट टीम बहुत वाइब्रेंट है और काफी केपेबल है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लंबी अवधि के लिए कोई देखना चाहता है तो डेफिनेटली इसमें एक लॉन्ग टर्म व्यू आप बना सकते हो। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कि देखिए स्टॉक में कोई बड़ा बढ़त आएगा जब तक कोई बड़ी न्यूज या कोई बड़ा ट्रिगर स्टॉक में देखने को मिले। जी, कि- किसना राम जी का सवाल है एनएचपीसी के बारे में सर। 86 रुपीज़ के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 78 की रेंज में चल रहा है सर, 8 रुपये का करीब नुकसान है। क्या टारगेट रखे? 6 महीने का विजन है इनका। देखिए, पावर जनरेशन में हाइड्रो पावर की जो सेगमेंट है वो काफी लिमिटेड है, क्योंकि ज्यादातर थर्मल एनर्जी की बातें लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए अगर आपका नजरिया स्लाइटली लंबा है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। 6 महीने में हाइड्रो पावर में कोई बड़ा अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करेगी ऐसा नहीं है। हालांकि बजट में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट जरूर आएंगे। लेकिन अगर आपका नजरिया सिर्फ 6 मंथ है तो मुझे नहीं लगता है आपको कोई बड़ी अपसाइड की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही स्लो मूवर है। नजरिया लंबा है, लॉन्ग टर्म है, तो ही आप यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कमा सकते हो। जी, एक हमारे दर्शक हैं मुदस्सर आलम जी, ये पूछ रहे हैं सर किर्लोस्कर ब्रदर का क्या टारगेट रखना चाहिए? सर ये 1988 रुपये चल रहा है।
देखिए मेरे ख्याल से ये तो कैपिटल गुड्स वाली कंपनी है और नंबर्स तो मेरे ख्याल से तीसरे तिमाही के काफी अच्छे आएंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर नजरिया आपका थोड़ा सा मीडियम टर्म है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि देखिए वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। शेयर निचले लेवल से काफी भाग चुका है। और आपको अगर अच्छा अपसाइड चाहिए तो मिनिमम 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रखिए। टारगेट प्राइस बताना डिफिकल्ट होगा, बट डेफिनेटली आई थिंक ये लेवल से कम 15-20% की अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी। एक हमारे दर्शक हैं वीडियो वुड के नाम से, इनका आइडिया सर, जोमेटो पर 2 साल का टारगेट पूछ रहे हैं सर। आज इस कंपनी में एक अनाउंसमेंट ये भी थी कि 20 तारीख को इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं और रिजल्ट्स से काफ़ी अच्छी उम्मीदें मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। आज काउंटर में सुबह मॉर्निंग के सेशन में एक अच्छा जंप भी देखने के लिए मिला था। मैं मोतीलाल ओसवाल जी की रिपोर्ट के कुछ एस्टिमेट्स ले रहा था, तो उसमें एबिटा करीब 400% बढ़ सकता है और नेट प्रॉफिट में लगभग 94% का जंप वाई ओ वाई बेसिस पर देखने के लिए मिल सकता है। वहीं क्यू ऑन क्यू में अगर देखें तो करीब 52% का जंप प्रॉफिट में और एबिटा में करीब 14% का जंप। सेल्स में भी डेफिनेटली यहाँ पर 66% का जंप वाई ओ वाई बेसिस पर देखने के लिए मिलेगा। तो एक अच्छा खासा जंप सर इस कंपनी के रिजल्ट्स में तो देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन काउंटर सर काफ़ी पिटा चला भी था। अब क्या करें? नहीं देखिए, जोमेटो एक ऐसे स्पेस में काम करता है जहाँ पे कंपटीशन लिमिटेड है। और फूड ऐप स्पेस में तो अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के लिए काफी बड़ी है। अभी इनका जो दूसरा धंधा है ब्लिंकिट, वो भी काफी अच्छा कर रहा है। तो नजरिया जैसे इन्होंने कहा कि 1.5-2 साल अगर ये रखते हैं तो अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। देखिए कितना जाएगा वो कहना मुश्किल है, बट एक बात तो जरूर है कि मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा है और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा मेरे ख्याल से यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल HNI काफी ऐसे इन्वेस्टर कैटेगरी के जो प्लेयर्स है वो काफी इसमें ऑलरेडी निवेशित है और डेफिनेटली आगे भी कंपनी अच्छा करेगी, जो ऐसे मुझे लग रहा है। जी। पांडुरंग मोते जी NIT पर पूछें सर, 217 रुपये पे लिए हुए हैं, क्या कुछ कर सकते हैं इस काउंटर पर? देखिए मुझे लगता है कि NIT में नियर टर्म में तो कोई बड़ा ग्रोथ ट्रिगर आएगा ऐसा लगता नहीं है आपको। IT कंपनीज में जैसे हमने कहा कि बड़ी कंपनीज पे पहले फोकस करिए। NIT में जब तक कोई एक्विजिशन का या अर्निंग्स का कोई बड़ा ट्रिगर आता नहीं है तब तक मेरे ख्याल से ये ऐसे ही छोटे रेंज में रहेगा, एक मार्केट परफॉर्मर ही रहेगा। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो इसमें कोई मतलब नहीं है, आप इसमें से कोई भी उछाल में निकल सकते हो। लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म में अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो ये यहाँ पे निवेशित रहिए। बिल्कुल। दर्शकों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी सवाल हैं आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें इस लिंक को, सो दैट कि उनके सवाल भी जल्दी से जल्दी मिल सकें और वो अविनाश सर के अनुभव का फ़ायदा उठा सकें। अविनाश सर काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं और अभी बस हमारे साथ अब 12 मिनट हैं आई बिलीव, क्योंकि 11:30 तक का मुझे मेरी टीम ने बताया कि सर हमारे साथ रहेंगे। एक हमारे दर्शक हैं पराग मित्तल जी, ये पूछ रहे हैं सर, टाटा स्टील एंड PCJ पर क्या कब बाय करें? 1 साल के लिए इनको बाय करना है। नहीं देखिए, टाटा स्टील में तो मुझे लगता है कि Q3 के नंबर्स आने दीजिए, क्योंकि जैसे हमने कहा कि मेटल कंपनीज में कोई बड़ा नियर टर्म में ट्रिगर बिल्कुल नहीं है। ट्रेंड भी काफी नेगेटिव है। नियर टर्म में मुझे लगता नहीं कोई बड़ा उछाल आएगा, बिकॉज होपफुली अगर चाइना की बाइंग आती है मेटल मार्केट में तो आपको एक अच्छा उछाल ग्लोबल मेटल प्राइसेस में देखने को मिले और तभी शायद टाटा स्टील में आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए प्राइस तो अट्रैक्टिव है, बट नियर टर्म में कोई ग्रोथ ट्रिगर दिख नहीं रहा है। तो जैसे हमने कहा कि मेटल कंपनीज का नंबर आने के बाद जो मैनेजमेंट का आउटलुक और कमेंट्री रहेगी वो सुनना बहुत जरूरी है। और रही बात पीसी ज्वेलर्स पे, तो देखिए ये स्टॉक तो हम कवर नहीं करते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए ज्वेलरी कंपनीज में बहुत अच्छे प्लेयर्स अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। पीसी ज्वेलर्स का जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो काफी खराब है। और मुझे लगता है कि देखिए इसमें ऐसा कोई बड़ा कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या कोई HNI अभी भी एंटर कर नहीं पाया है। तो थोड़ा सा 1-2 क्वार्टर वेट करिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज में आपको पहले कॉन्फिडेंस और दिलासा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही छोटे लेवल से ये स्टॉक भाग चुका है। तो शॉर्ट टर्म में जिनको पोजीशन लेनी है वो तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर वेट करने के बाद ही यहाँ पे हम एक फ्रेश रिव्यू ले सकते हैं। ठीक है। एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं प्रभाकर जी मुंबई से। प्रभाकर जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। प्रभाकर जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। जी प्रभाकर जी गुड हेलो। मॉर्निंग सर, आपको आवाज़ आ रही है तो हाँ गुड प्लीज़ मॉर्निंग। अपना सवाल पूछिए हाँ गुड सर। मॉर्निंग, आ रही है आवाज। मेरे पास टाइटन के 500 शेयर्स है @3804। ओके, 500 शेयर हैं।
अच्छी क्वांटिटी है सर। कितना समय दे सकते हैं? इसके अपडेट्स तो अच्छे आए थे सर इस एक बार। तो हुआ उसको 6 7 8 महीना हुआ है लेके, उसमें काफी लॉस है। मेरा लॉस रहने तक मैं वेट करूंगा ऐसा। हाँ बिल्कुल। अविनाश सर, ये तो इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये लॉस में तो नहीं काटेंगे, और 500 शेयर है बिल्कुल, और टाइटन जैसी कंपनी है। सर क्या लगता है कब तक ये रिकवर होगी, कब तक इनका लॉस पूरा हो पाएगा? नहीं देखिए, टाइटन तो अच्छी कंपनी है, ज्वेलरी स्पेस में मार्केट लीडर है। अभी हाल ही में इन्होंने इनकी जो एक सब्सिडरी थी कैरेट लाइन, वहां पे इनका एक्सपोजर उन्होंने बढ़ा दिया है। तो कैरेट लाइन बेसिकली अपर एंड ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती है। तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर नजरिया 1.5 2 साल का है तो ही यहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा। देखिए, लॉस तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में इनका हुआ है, बट अगर ये सोच के काम कर रहे हैं कि लॉस बिल्कुल काटेंगे नहीं, तो 1.5 2 साल का टाइम फ्रेम रखिए। अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो बिजनेस तो ग्रो हो रहा है। इंडिया में ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट जो है वो बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं अगर टाइम फ्रेम लंबा है तो ये पैसा बनाएंगे, पर थोड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पे मीडियम टर्म रखे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आएगी नहीं। क्योंकि देखिए, जो बिजनेस आउटलुक आ गया है वो तो अच्छा है, बट ऑलरेडी इन्होंने ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है, तो इनका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो तब बनेगा जब ऑब्वियसली इनका टाइम फ्रेम लंबा होगा। जी। एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं राम सिंह जी, ये पूछ रहे हैं, इन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछ लिए फार्मा में, डॉक्टर रेड्डी, बायोकॉन, पीपीएल फार्मा। सर पीपीएल फार्मा पे हम बात कर चुके हैं, और मैं आपका सवाल डॉक्टर रेड्डी और बायोकॉन पर ले लेता हूँ। अविनाश सर, खासतौर से बायोकॉन इस काउंटर में अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी है। हमने देखा कि इस कंपनी पर कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड भी आते हुए दिखाई दिए, 420 से 430 तक के टारगेट आए हैं। डॉक्टर रेड्डी वर्सेस बायोकॉन, क्या अच्छा लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, बायोकॉन की बात करें तो बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर पहले रह चुका है। अगर बायोकॉन का जो बिजनेस अपडेट हमने देखा है, अगर वो फ्रक्टिफाई होता है जल्दी नंबर्स में, तो बायोकॉन में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी पैसा बनाने के लिए अच्छी बात रहेगी। इनका जो बायोलॉजिक्स यूनिट है वो भी वैल्यू अनलॉक होने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखिए, डॉक्टर रेड्डीज में भी हमने देखा है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बट प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोकॉन में अच्छा पैसा बन सकता है, अगर आपका नजरिया कम से कम 12 15 महीने है। जी। एक हमारे दर्शक हैं, बॉन्ड के नाम से आईडी है, आईआरएफसी के फंडामेंटल कैसे हैं, पूछ रहे हैं कि 70 रुपये पे लिए हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सर अच्छा चल चुका है काउंटर इनकी खरीद से तो, लेकिन हाई से नीचे भी उतना ही अच्छा इसे आ चुका है। क्या करना है इनको? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, पोजीशन होल्ड करिए। यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि अगर नजरिया थोड़ा सा लॉन्गर टर्म है तो इसमें पोजीशंस होल्ड करिए। थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा, लेकिन ऊपर की लेवल से शायद हो सकता है कि यहाँ पे बिकवाली यानी नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखना है, तो ही आपको यहाँ से पैसा मिलेगा। जी। एक हमारे दर्शक हैं, बैंकर विद एंकर इनका आईडी बना हुआ है, इनका सवाल है ओरिएंट होटल और कल्याण ज्वेलर पर। सर आपका व्यू इन दोनों ही काउंटर पर। कल्याण ज्वेलर काफ़ी पिटा सर, डेटा तो इनके ठीक आए थे आई थिंक Q3 अपडेट। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कल्याण ज्वेलर्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके थोड़ी बहुत मार्केट में डाउट है, और ओके। कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल भी किया था जहां पे उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया था, लेकिन मार्केट्स को शायद इस मैनेजमेंट के कमेंट्री से दिलासा नहीं हुआ। 30% ऑलमोस्ट ये बहुत जल्दी टूटा है, बट मुझे लगता है कि देखिए, बिजनेस इनका काफी स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं अगर आपका नजरिया 1.5 2 साल है तो इसमें अच्छा पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से सेंटिमेंट चेंज नहीं होता तब तक कोई फ्रेश री रेटिंग स्टॉक में नहीं आएगी। सर ये ज्वेलरी कंपनियों में होता क्या है? गीतांजलि जेम्स के साथ कॉर्पोरेट इशू आया, पीसीजे के साथ आया, राजेश एक्सपोर्ट के साथ आया, अब कल्याण ज्वेलर के साथ भी आ गया, तो ले दे के एक जो एस्टेब्लिश प्लेयर बचता है वो केवल टाइटन ही बच जाता है। और तो छोटे प्लेयर्स हैं उनमें वैसे रिस्क रहता है, जब मिड लेवल के जो ज्वेलर हैं उनके साथ जब इतने सारे इश्यूज़ हैं। TVZ के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आई डोंट थिंक कि कोई इशू आए थे, लेकिन शेयर चला नहीं था। जब लिस्ट हुआ उसके बाद बुरी तरह से पिटा भी। आपको क्या लगता है सर, इन ज्वेलरी सेक्टर में हाथ लगाना चाहिए निवेशकों को लंबे समय के लिए, या टाइटन के साथ ही बने रहें केवल? नहीं देखिए, टाइटन तो डेफिनेटली मार्केट लीडर है, लेकिन मैं समझता हूँ ये लोकलाइज बिजनेस है, और वहां पे प्रमोटर की खुद की क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट
प्रमोटर क्रेडिबिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत देता है, क्योंकि देखिए जब भी मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी ऐसी कंपनीज में थोड़ा सा खराब होती है, तो मार्केट ऐसे प्रमोटर्स और ऐसे कंपनीज को अवॉइड करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सालों की मेहनत होती है, तो मुझे लगता है नहीं है कि आपको ज्वेलरी कंपनी से दूर रहना है, बट जो भी निवेश आप करो तो उसमें एक अच्छा होमवर्क आप करिए कि प्रमोटर का बैकग्राउंड क्या है, इनका क्रेडिबल रिकॉर्ड कितना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रमोटर ड्रिवन बिजनेस है। और वहां पे आपको अगर अच्छा प्रमोटर मिलता है तो ज्वेलरी के लिए इंडिया में मार्केट तो बहुत बड़ा है, ऑर्गेनाइज मार्केट अभी भी इंडिया में काफी कम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है, बट आपको ये होमवर्क करना जरूरी रहेगा। जी। देवकांति मजूमदार जी पूछ रहे हैं कि सर रिलायंस पावर लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा? देखिए रिलायंस पावर जो अनिल अंबानी की ग्रुप कंपनी है, देखिए मुझे याद है कि जब लिस्ट हुआ था तभी बहुत चर्चे में था। इसके बाद अभी भी ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो नए सेगमेंट्स में एंटर कर रहे हैं, एक्सपांशन कर रहे हैं। देखिए काफी हद तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक मोमेंटम और ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। अभी भी इसमें कोई वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जगह नहीं है। तो नजरिया लॉन्गर टर्म का अगर आपका विचार है तो इसको अवॉइड करिए मेरे ख्याल से। पावर सेक्टर में सीएससी है, उसके बाद टोरेंट पावर है, टाटा पावर है। मैं समझता हूँ कि ऐसी कंपनीज में कैपिटल भी सेफ रहेगा, और मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रमोटर की क्रेडिबिलिटी भी काफी अच्छी है। तो आर पावर तो मैं पर्सनली इन्वेस्ट करने की राय नहीं दूंगा। ठीक है। अरविंद कुमार जी ने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं सर। मैं आपसे आपके इतने सवाल तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं कैंपस शूज़ पर जरूर ले लेता हूं सर। 292 पर इन्होंने लिया हुआ है। क्या आगे इसका भविष्य है? नहीं, अच्छी अच्छी कंपनी है। देखिए ये नॉन लेदर सेगमेंट में काम करते हैं, और नंबर्स पिछले एक दो क्वार्टर से अच्छे आ गए हैं, क्योंकि इस कंपनी को भी मार्जिन प्रेशर भुगतना पड़ा। बट थोड़ा सा कॉस्ट को रिस्ट्रक्चर करने के बाद, डिमांड वापस आने के बाद इन्होंने अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाया है। तो लंबा नजरिया अगर किसी का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। मुझे लगता है कि नॉन लेदर सेगमेंट में भी इंडिया में जो यंगर जो कंजम्पशन कंज्यूमर वाले पब्लिक है, तो वहां पे इनका काफी डोमिनेंस है, और डेफिनेटली ये सेगमेंट अच्छी तरह से ग्रो करेगा। जी। अविनाश सर, आपकी रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं अभी? देखिए जैसे दो स्टॉक्स हमारे रडार पे है, हमको लगता है कि एक रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। तो पहले तो अनंतराज है, जो हमने आपके चैनल पे बहुत बार कहा है। जी। मुझे लगता है कि तीसरी तिमाही बहुत ही तगड़ी आएगी, प्लस डेटा सेंटर का थीम बहुत जोर से चल रहा है। तो अगले 1.5-2 साल में डेटा सेंटर बहुत ही बड़ा रहेगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि 1100 का एक फेयर वैल्यू टारगेट प्राइस आपको कंफर्टेबली मिल सकता है, अगर नजरिया 12-15 महीना है। और दूसरी कंपनी जो ज्वेलरी कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया में बहुत पॉपुलर है, सेंको गोल्ड, वहां पे आपको फोकस करना है। 1065 का प्राइस चल रहा है। देखिए ये भी कंपनी में जो बिजनेस अपडेट आ गया था, मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा था। हालांकि मार्केट को एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, बट ओवरऑल जो रिस्क प्रोफाइल है, प्रोमोटर क्रेडिबिलिटी है, और जो बिजनेस ग्रोथ है, मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ पे सेंको गोल्ड में 1200 का एक टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे भी एक पोर्टफोलियो स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन आप ले सकते हो। ठीक है। सर, अविनाश सर, अभी थोड़े से कुछ मिनट बचे हैं, तो आई वुड यूटिलाइज दोज मिनट्स आपके साथ जल्दी से जल्दी। कुछ एक दर्शकों के और सवाल मैं लेता हुआ चलूँगा। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सर, ओरिएंट होटल पर सर हमारी बात नहीं हो पाई थी। हम कल्याण ज्वेलर में फंस गए थे सर। ओरिएंट होटल पे प्लीज़ बता दीजिए क्या करना चाहिए। ये देखिए ओरिएंट होटल में भी पोजीशन होल्ड करिए, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हमको लगता है कि अगले 6 से 12 महीने के लिए जो ट्रेंड है वो बहुत ही तगड़ा रहेगा। अभी हाल ही में इंडियन होटल्स की सब्सिडरी बनारस होटल ने बहुत तगड़े नंबर दिखाए थे। मुझे लगता है कि नंबर्स तो बहुत अच्छे आएंगे, प्लस सप्लाई क्रंच रूम्स का अभी भी मार्केट में चल रहा है, तो एवरेज रूम रेंटल्स तो अभी भी बढ़ रहे हैं। और अक्टूबर टू मार्च तो वैसे भी होटल सेक्टर के लिए एक अच्छा फेस्टिव क्वार्टर माना जाता है। तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड करिए। मुझे लगता है कि लंबी अवधि में अच्छा पैसा यहाँ पे भी बन सकता है। जी। एक दर्शक हैं हमारे, वो एसबीआई कार्ड पर पूछ रहे हैं सर, आपका व्यू। देखिए कार्ड बिजनेस में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि अभी यूपीआई इनके लिए एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर हो गया है, लेकिन फिर भी कार्ड बिजनेस में हम यही कहेंगे कि इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत कम है, और एसबीआई कार्ड और एचडीएफसी ये दो सबसे बड़े प्लेयर है क्रेडिट कार्ड मार्केट में। तो एसबीआई कार्ड का सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि देखिए इनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, एसबीआई जैसा पेरेंट है, तो धंधे की कोई कमी नहीं है। बट आगे चल के आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि अगर यूपीआई बहुत तेजी से बढ़ता है
तो क्रेडिट कार्ड का जो यूसेज है वो काफी कम हो चुका है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम एसबीआई कार्ड को हो सकता है, क्योंकि अभी पहले तो यूपीआई बिल्कुल नहीं था। अभी इनके लिए यूपीआई एक अच्छा कॉम्पिटिटर बना है, तो लॉन्गर टर्म में पैसा बनेगा। बट उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ी अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करिए। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ी हैं, यास्मीन जी। यास्मीन जी, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मैं सूरत से बात कर रही हूँ। मैं एक्चुअली ये जानना चाहती हूँ, मेरे पास यूनियन बैंक के 100 शेयर है। अभी लास्ट वीक मैंने बाई किए 110 में, ओके तो मैं उसको होल्ड करूँ या सेल करूँ? जी, पूछ लेते हैं। सर, यूनियन बैंक का पीएसयू बैंक्स में कुछ रैली तो आई थी परसों के सत्र में, लेकिन उसके बाद कल थोड़े शांत हो गए। हालांकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट्स तो सर ठीक ही आए थे, आई बिलीव। सर, क्या करें यूनियन बैंक पर, क्या सेंटीमेंट है? नहीं, देखिए यूनियन बैंक में भी हमने देखा कि क्लियरली एक क्यूआईबी इन्होंने किया था। नंबर्स तो इनके काफी इंप्रूव हो चुके हैं, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है। तो यहाँ पे नजरिया थोड़ा सा लॉन्गर टर्म रखिए। देखिए वैसे भी क्वांटिटी इनकी 100 शेयर है, तो इनको अगर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो टाइम फ्रेम कम से कम साल 1.5 साल का रखिए। क्योंकि देखिए अभी तो पीएसयू बैंक्स में जो बड़े बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सारे बैंक्स अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ अगर कम होता है तो इनको दिक्कत रहेगी। बट मुझे लगता है कि नजरिया अगर लॉन्गर टर्म है तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अच्छा पैसा बनेगा। बट हाँ, टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना बहुत जरूरी है। अविनाश सर, आप हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपने कीमती समय देने के लिए। तो ये थे अविनाश सर, जिन्होंने कि काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल बताए। अभी हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ने वाली हैं, जिसमें हम आपके सवालों को और आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं, दर्शकों के सवाल लेना जारी रखेंगे। अब हमारे साथ दूसरी खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ धवनीशा पटेल मैम जुड़ चुकी हैं फिनवर्सिफाई से। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, Vivek ji. Thank you for calling on the show. माय प्लेजर मैम। मैम, हमारे दर्शक चूँकि काफ़ी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, और अब चूँकि समय आ गया है जहाँ पर कि मार्केट थोड़ा सा मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है, उनके पोर्टफोलियोज़ में दोबारा कुछ जान आने लगी है, तो सवालों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। एक हमारे दर्शक हैं अकरम कैफ साहब, ये पूछ रहे हैं वेरॉक इंजीनियरिंग मैम, इनके पास 1000 शेयर हैं 589 के। पूछ रहे हैं कि इन लेवल पर क्या करना है। होल्ड ऑन करें डेफिनेटली विवेक जी। वेरॉक के अंदर एक जो ये बाउंस मूव देखने को मिला है, इनफैक्ट अगर आप डेली स्ट्रक्चर पे देखें तो यहाँ पर 10 दिसंबर के बाद स्टॉक के अंदर जो एकाएक अप मूव देखने को मिला है, उसके बाद सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पर काफी स्ट्रांगली यहाँ पे मेंटेन करा गया है 565 570 की रेंज के अंदर। जैसे ही वापस ऊपर की तरफ स्टॉक यहाँ पे 595 का लेवल क्रॉस करता है, इसके अंदर वापस से तेजी जो है वो ऊपर की तरफ 650 रुपए तक बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। होल्ड करके रखने की सलाह रहेगी यहाँ पे। जी, विनय विश्वकर्मा जी का सवाल है मैम, यूको बैंक पर आपका नज़रिया जानना चाहते हैं ये। जी बिल्कुल। आज वैसे भी अगर हम देखें तो सारे ही बैंकिंग काउंटर्स के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है। यूको बैंक के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर एक जो तेजी है वो हमें थोड़ी सी सबड्यूड होती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप इंट्राडे चार्ट स्ट्रक्चर पर देखें तो दिन के ऊपरी स्तर से हल्की सी मुनाफा वसूली भी अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। तो मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि यूको बैंक से यहाँ पे एग्जिट करें। बाकी दूसरे जो बैंकिंग काउंटर्स है उसके अंदर एक्शन देखने को मिल रहा है। रेलवे काउंटर्स के अंदर काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, तो वहां पे फोकस बना सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अरविंद कुमार जी, इनके काफ़ी सारे सवाल थे। मैंने कैंपस पर तो ले लिया था, लेकिन इनका सवाल मैम एनएलसी पर भी है, नवीली लिग्नाइट, जो इन्होंने 72 रुपये का लिया हुआ है। क्या करें मैम इस काउंटर पर? जी बिल्कुल। एनएलसी का जो काउंटर है यहाँ पर, इसके अंदर जो गिरावट है वो और भी ज्यादा हावी होती हुई देखने को मिल सकती है। सपोर्ट लेवल हालांकि देखने को मिल रहा है यहाँ पे 225 के लेवल के करीब। ये लेवल सस्टेन करता है तो कोई अपमूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मेरी इनसे सलाह रहेगी कि आप नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगा दीजिए यहाँ पे 222 रुपए का। और जैसे ऊपर की तरफ में यहाँ पे 243 का लेवल स्टॉक क्रॉस करता हुआ देखने को मिलता है, वहां पे एवरेज करें। और ऊपर की तरफ में एग्जिट लेवल जो बनेगा वो यहाँ पे 290 का बनता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं गौरव शर्मा जी, ये पूछ रहे हैं मैम ई सर्विसेज, इनके पास 1000 शेयर हैं 395 के। इस काउंटर पर आपका व्यू क्या है रहेगा मैम? विवेक जी, इसको मैं ट्रैक नहीं करती तो इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। आगे बढ़ते हैं और दर्शकों के सवाल लेते हैं। एक हमारी दर्शक हैं
सुहासनी खोंड जी, इनका सवाल है एजिस लॉजिस्टिक्स पर। मैम इनके पास 853 के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, होल्ड करें या सेल कर लें? नहीं, डेफिनेटली इसको होल्ड करना है विवेक जी। इनफैक्ट मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगी कि एजिस लॉजिस्टिक्स हमने आज ही हमारे क्लाइंट्स को भी यहाँ पे रेकमेंड करा है। ऑन द बाय साइड इसका व्यू बनता है। ओवरऑल काउंटर के अंदर जो बुलिश एक्शन है वो बना रहेगा। ऊपर की तरफ में जो टारगेट्स हमने सजेस्ट करे हैं वो यहाँ पे पोजिशनल टारगेट से 1000 से लेके 1030 की लेवल्स तक, और नीचे स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल सजेस्ट करा गया है वो यहाँ पर है 775 का। तो बने रहने की ही सलाह रहेगी, इन लेवल्स के साथ कामकाज करें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मनीष शाह साहब, बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग विवेक सर, बिग फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू शाह साहब। इनकी खरीद मैडम ब्लू डार्ट पर है 6100 रुपये की, और ये पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे ब्लू डार्ट का अगर हम काउंटर देख रहे हैं तो डेफिनेटली जो इसका नजरिया बनता है, ब्रॉडर स्ट्रक्चर इसका ऑन द बेयरिश साइड देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो डेलीज पे यहाँ पर एक हाई फॉर्मेशन बनाई थी करीब सितंबर के पास, और वहां से एक फॉल जो है वो इसके अंदर कॉन्स्टेंटली देखने को मिली है। वीकली स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि वीकलीज पे भी अगर हम देखें तो वीकलीज पे भी शॉर्ट टर्म एवरेजेस जो है उनको नीचे की तरफ नेगेट करा है, और ब्रॉडर स्ट्रक्चर सजेस्ट करता है कि यहाँ पे अभी भी जो गिरावट है वो आपको 5500 की लेवल्स तक देखने को मिल सकती है। तो मेरी इससे एग्जिट की सलाह रहेगी, नुकसान के अंदर और इंक्रीमेंट हो सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अंकुर जी, ये पूछ रहे हैं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में मैम आपका व्यू। जी बिल्कुल, यहाँ पे इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का जो काउंटर है इसके अंदर अगर आप देखें तो डेलीज पे वापस से ये ऐसा ही एक काउंटर है जिसमें यहाँ पे हाईज बने थे सितंबर के बाद, और उसके बाद कोई भी एक सपोर्ट लेवल जो है उसको स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बारी बार यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। पहला सपोर्ट लेवल इसका था करीब 160 के करीब, उसको हमने अडियर नहीं किया, फिर 140 का बन रहा था, और अब जो नेक्स्ट सपोर्ट इसमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर है करीब 120 की लेवल के पास, जिसके पास बेस फॉर्मेशन बनी है। बट ये कितना सस्टेन करेगा वो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो ऊपर की तरफ में जैसे ही ये जो करंट बाउंस है वो आपको 150 की लेवल्स तक कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो 150 के लेवल्स के पास यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। नीचे सपोर्ट लेवल जो है 120, वो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। ठीक है मैम, इसी बीच में आज रेलवे काउंटर्स पर अच्छी रैली देखने के लिए मिल रही है। JWL जुपिटर वैगन 14% ऊपर हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही 460 पर चल रहा था, अभी 490 पर आ गया। RVNL ये काउंटर 400 रुपये की रेंज पर चल रहा था, 415 डेज हाई पर आ चुका है। टेक्स रेल ये काउंटर भी आज 7% ऊपर है, 7.5% ऊपर। आज सारे ही रेलवे रिलेटेड काउंटर्स में एक अच्छा बाउंस बैक। IRFC करीब 6% ऊपर है। मैम क्या राय रखेंगी टैक्स रेल पर? एक हमारे दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे ही मैंने अभी बीच में भी एक काउंटर पे हमने जैसे एग्जिट की सलाह दी, तो हमने बोला था कि स्विच कीजिए रेलवे काउंटर्स के अंदर। रेलवे काउंटर्स के अंदर आज जो यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। टेक्स रेल का जो काउंटर है यहाँ पे भी जो बाउंस है वो ऊपर की तरफ सस्टेन करने को देखने को मिल सकता है। वीकली स्ट्रक्चर जो है वो इसका काफी इंटरेस्टिंग है। वीकलीज पे यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक ने अपनी 100 वीकली एवरेज के पास एक सपोर्ट लेवल कायम करा, और इस हफ्ते में यहाँ पे एक बढ़त देखने को मिल रही है। इनफैक्ट हफ्ते की स्टार्ट से अगर आप देखें यहाँ पे तो करीब 6% की बढ़त ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। जैसे ही ऊपर की तरफ में 200 का लेवल क्रॉस करते हैं तो यहाँ से फ्रेश बाइंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। करंट लेवल से जो बाइंग है उसमें स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी 167 की लेवल के पास। ऊपर ये बाउंस सस्टेन करेगा 240 के लेवल तक। एक हमारे दर्शक हैं हिमांशु ओसवाल जी, ये पूछ रहे हैं टेक्नो टाइम टेक्नो पर इन्होंने 495 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, होल्ड करें या सेल कर लें मैम? जी विवेक जी, अगेन दिस इज वन ऑफ द काउंटर्स विच आई डू नॉट ट्रैक, तो यहाँ पे कमेंट नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं। निशांत सारंग जी पूछ रहे हैं प्राज इंडस्ट्री, इन्होंने 827 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करना है मैम इस काउंटर पर? जी बिल्कुल, प्राज इंडस्ट्रीज के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो डेफिनेटली आज के सेशन में और इनफैक्ट पूरे हफ्ते में यहाँ पर जो एक बाइंग एक्शन है वो ऑन द हायर साइड कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ब्रॉडर स्ट्रक्चर, इसका जो पेरेनियल ट्रेंड बोलते हैं, वो यहाँ पे बुलिश साइड का ही है। हालांकि जो मोमेंटम हमने इसके अंदर देखा 2020 से लेके अभी तक, वो एक थोड़ा सा यहाँ पे फिजल आउट होता हुआ देखने को मिला है। इनफैक्ट 2021 से स्लो एंड स्टेडी गेनर रहा है ये काउंटर।
तो बने रहने की सलाह रहेगी यहाँ पे। दिस इज वन ऑफ द काउंटर्स के जहाँ पे आपको स्लो एंड स्टेडी गेन्स देखने को मिल सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस के तौर पे 660 का लेवल ध्यान में रखें। जैसे ही ऊपर 880 का लेवल ब्रेक होता है तो वापस से इसके अंदर फ्रेश हाइज भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, रोशन साहब पूछ रहे हैं मैम, पार्क होटल 206 में लिया हुआ है, स्टॉप लॉस क्या लगाएं? जी बिल्कुल। और विवेक जी, अगेन एक व्यूवर्स को सलाह रहेगी कि अगर आप नए हैं मार्केट में तो प्लीज स्टिक कीजिए काउंटर्स में जहां पे आपको एक थोड़ा सा टेक्निकल डेटा भी मिल जाता है। इस पर्टिकुलर काउंटर का टेक्निकल डेटा काफी लिमिटेड है। उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे चार्टिकल स्ट्रक्चर्स पे देखूं तो डेफिनेटली बुलिश साइड का एक्शन देखने को मिल रहा है। सपोर्ट लेवल के तौर पे यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो 180 का लेवल है, और ऊपर की तरफ 205 के लेवल क्रॉस करने के बाद इसमें फर्दर गेन्स मिल सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र पर, इनका सवाल है मैम, आज ये 6% ऊपर है, 175 पर चल रहा है, क्या इनके लिए रिकमेंडेशन रहेगी मैम? अंशु इनका नाम है। जी अगेन विवेक जी, काफी सारे काउंटर्स है जिसके अंदर एक बाय एक्शन देखने को मिल रहा है, बट केमिकल स्पेस में मेरा जो फोकस यहाँ पे बन रहा है वो यहाँ पे बनता है चंबल में। इस पर्टिकुलर काउंटर को मैं ट्रैक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं मैम। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेने की कोशिश करते हैं। एक हमारे दर्शक हैं ये अल्ट्रा कैब पर पूछ रहे हैं मैम, अल्ट्रा कैब आप अगर ट्रैक करती हैं तो ही मैं आगे बढ़ूंगा मैम, इसको आप करते हैं क्या ट्रैक? नहीं, अगेन यहाँ पे विवेक जी अगर आप देखें तो ओवरऑल बीएसई लिस्टेड काउंटर है। वॉल्यूम्स भी इसके अंदर आप देखें तो कुछ चंद थाउजेंड्स का वॉल्यूम ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ऐसे लो कैप काउंटर से दूर रहने की ही सलाह देती हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल जो कि काफ़ी तेज़ी से मिल रहे हैं। आयशर मोटर मैम, नरेश प्रसाद जी का सवाल है, क्या टारगेट रखना चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे आयशर मोटर्स के अंदर डेफिनेटली बाइंग साइड का बुलिश एक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप डेली स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक चैनल फॉर्मेशन इसके अंदर बन रही थी जहां पे ऊपर की तरफ 5080 का लेवल एक रेजिस्टेंस काम कर रहा था, नीचे 4540 का जो लेवल है वो अच्छा खासा एक सपोर्ट बना हुआ था। उसी के शॉर्टफॉल चैनल के अंदर हमें एक बुलिश साइड का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। बने रहने की सलाह रहेगी आइशर मोटर्स के अंदर। यहाँ पे स्टॉप लॉस खास करके मेंटेन करके रखे नीचे की तरफ में 4900 की लेवल्स के पास। वापस से जैसे ही इसके अंदर आप देखेंगे 5300 का लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर गेन्स के लिए इसको होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रियांक मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल 322 के लिए हुए हैं, क्या एवरेज कर सकते हैं इन लेवल्स पर? जी बिल्कुल, जियो फाइनेंशियल्स अगेन यहाँ पर जो एक्शन है वो ऑन द बेयरिश साइड देखने को मिल रहा है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल यहाँ पे बन रही थी जिसका ब्रेकडाउन भी यहाँ पे हमें विटनेस करने को मिला है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ऑन 10th ऑफ जनवरी यहाँ पर जो है वो ब्रेकडाउन इसके अंदर आया है और वहां से भी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। तो सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पे रहेगी। ऊपर की तरफ कोई भी एक बाउंस मिलता है जहां पे आपको 285 290 के लेवल्स रिविजिट करता है काउंटर, तो वहां पे एग्जिट कर